नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि मोदी जी इधर बिल्कुल तूफ़ानी दौरों पे निकले हुए हैं, तूफ़ानी चुनावी दौरों पे। हालाँकि ऑफ़िशियली वो माना जाता है कि सरकार के किसी काम से जा रहे हैं, तो वो कहीं जाते हैं, कुछ कैंची से कुछ फीता काटते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं। हालाँकि एक कल दिलचस्प वाक़या हुआ, छत्तीसगढ़ में वो गए। अच्छा, आपको वहाँ चुनावी रैली करनी है। चुनावी रैली करने में आप भाषा का संयम तो रखते नहीं हैं। भाषा पे तो आज संयम आपने कभी नहीं रखा, लेकिन चुनाव के समय तो आपकी भाषा और उग्र हो जाती है और निरंकुश हो जाती है। तो कल जब मोदी जी छत्तीसगढ़ पहुँचे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब ने नेचुरली आपकी चुनावी भाषा में आपकी स्टेज पे आके बीजेपी का गुणगान और कांग्रेस की को गाली देते हुए तो नहीं सुनेगा कोई भी व्यक्ति नहीं सुनेगा। तो उन्होंने ठीक ही किया कि उन्होंने आपके पास ना आके उन्होंने आपको स्वच्छंद छोड़ दिया कि आप भाई अपनी गाली दीजिए और बढ़िया चुनावी भाषण करके जाइए और आपके उस भाषण से कितने लोगों को मतलब आपकी पार्टी को कितना फायदा होगा कितना। अब मोदी जी ने को लगा कि ये तो मुझे मौका आ गया है, उन्होंने उसको भी इश्यू बनाया कि देखिए मैं यहाँ आता हूँ, मुख्यमंत्री तक नहीं आते हैं, मंत्री नहीं। अरे भाई आप गाली देंगे तो कोई आपके पास क्यों आएगा? और मोदी जी ने अभी जो आज हम मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे कि एनडीए और आज की तारीख में जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, उसका मूलभूत पर उसकी उसकी बेसिक मिजाज में क्या फर्क है, उसकी बेसिक केमिस्ट्री में क्या फर्क है, उसकी अर्थमेटिक तो सबकी समझ में आ गई है। अर्थमेटिक यह है कि अगर बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो वो अर्थमेटिक ये बताती है कि फिर को उससे पार पाना मुश्किल है। लेकिन अब मैं जरा मिजाज उसकी केमिस्ट्री उसकी बात कर लूं। मोदी जी या तो इलेक्शन के समय, इलेक्शन के बिना भी, या मालूम नहीं जो भी कारण हो, वो कुछ बातें ऐसी कर लेते हैं जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति के लिए उन चीजों को जो सामाजिक जीवन में एक दूसरे के प्रति एक प्रिवेसी का भी पार्ट होता है। पिता पुत्र के बीच होता है, पति पत्नी के बीच होता है, भाई बहन के बीच होता है। सर्टेन थिंग्स आर देयर। मैं 6 भाई बहन हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भाई अगर हुआ, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, वो माँ बाप तक नहीं पहुंचेगा। माँ से कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे और माँ के बीच थी जो पिता तक नहीं पहुंचेंगे। पिता ने कुछ जाना, मतलब ये कहीं भी होता है। मोदी जी एक भाषण दिए परसों। अच्छा, अब मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, ये करते रहते हैं। तो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना साफ है, क्या नहीं है, ये तो भगवान जाने। लेकिन मोदी जी ने कल, मुझे ऐसा लगा कि एक एक मर्यादा को तोड़ा है। मोदी जी ने कल एक भाषण दिया, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको दिखा सकूं उस भाषण। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48। किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे। बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए।
मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। मोदी जी ने इस भाषण में जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव साहब, केसीआर जिनको आम भाषा में बोला जाता है, उनका हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वो कैसे उनके पास आए, बढ़िया शॉल लाए, महंगा मतलब कीमती शॉल लाए, और फिर उन्होंने इनसे कहा कि अब मैं थक गया हूं और मैं एनडीए ज्वाइन मुझे करा लीजिए। और फिर एनडीए ज्वाइन कराने के बाद इनका यह भी कहना था कि मैं अपना कारोबार अपने पुत्र केटीआर को सौंपना चाहता हूं। अब मेरी दो बातें हैं। पहली बात कि अगर आपके पास कोई आया और जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही उन्होंने कहा, हालांकि उनके लड़के के वक्तव्य की भी बात करेंगे जो उनके लड़के ने बोला है। अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी। आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है या क्या किसको देखना चाहती है। यहाँ पे तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनने के लिए तैयार है। आप कितना भी गला फाड़ ले, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, कितने भी सफेद झूठ आप बोले, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आज चैलेंज करता हूं बीजेपी को। पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए। टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं। आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में, और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आप। मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा। वैसा ही उन्होंने कहा। तो ये बहुत ओछापन है कि एक व्यक्तिगत बातचीत को जो पॉलिटिक्स में होती रहती है, आप उसको सार्वजनिक करें। दूसरी बात यह है कि आप थे कौन एनडीए के जो एनडीए के लिए आपके पास आए? भाई आप ना एनडीए के कन्वीनर है वो उस समय थे, ना आप पार्टी के अध्यक्ष थे, आप तो महज एक प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका मतलब आपके प्राइम मिनिस्टरशिप से कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा तेलंगाना को कुछ दिक्कत होती थी, इसीलिए आपके पास आए ना। तो आपका ये कहना कि उन्होंने आके कहा कि मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात। फिर आपका ये कहना कि उन्होंने कहा कि मैं अपना कारोबार केटीआर को मतलब अपने लड़के को देना चाहता हूं, तो मोदी जी आपने उनसे नहीं पूछा ये, या आप अपने मन से कर रहे हैं आपके लिए राजनीति कारोबार है? ये भाई किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो केवल कारोबार समझता हो
जो केवल चुनाव में वोट को कैसे करें, कैसे लें, कैसे दें, कैसे एमएलए तोड़ें, कितना पैसा दें, सरकार गिरा दें, सरकार बना दें, वो कारोबारी समझिएगा। तो एक तो आप उसको कारोबार समझते हैं, ये भी जान के काफी हालांकि हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन एक ये भी पता लगा कि आप राजनीति को कारोबार समझते हैं। अब केटीआर ने जो बोला है वो भी सुन लीजिए। केटीआर का कहना यह है कि इस तरह की बात कभी नहीं हुई, और उनका कहना है कि क्या मैं एनओसी लेने जाऊंगा उनसे। अब या तो केटीआर झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। इस तरह के मामलों में अब मालूम नहीं, मोदी जी के ऊपर एफआईआर हो सकती है कि केटीआर के ऊपर हो सकती है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। मतलब इसमें से कोई तो एक झूठ बोल ही रहा है। खैर, अब मोदी जी का आचरण जो एनडीए का को रिफ्लेक्ट करता है और किस लिए एनडीए इस हालत में पहुंचा है, उसका भी एक नमूना है। मैं इसलिए बता दूं, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है इंडिया, जिसका एक कर्ता धर्ता कांग्रेस है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। आप जैसे, ये तो वो पॉलिटिकल बात के लिए आया था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट के लिए विदेश भेजा, और ये चर्चा राजीव गांधी ने अपने जीवन काल में जिंदा रहते हुए एक बार भी सार्वजनिक नहीं की। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कई वर्षों बाद अपने मुंह से कहा कि अगर राजीव गांधी मुझे विदेश नहीं भेजते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का बड़प्पन तो है ही कि उन्होंने उस चीज को स्वीकारा, लेकिन राजीव गांधी ने भी अपने जीवन काल में इस चीज को नहीं कहा। और आप, वो मेरे पास आए थे, वो मेरे पास कहे थे, शॉल महंगा वाला लेके आए थे। अरे महंगा शॉल, सस्ता शॉल, आप व्यक्तिगत बात को अगर आप सार्वजनिक कर रहे हैं तो आपकी एज अ मनुष्य रेटिंग आप अपनी ही पार्टी के लोगों से पूछ लीजिएगा। अब आपके सामने कौन बोले कौन ना बोले, लेकिन ये जरा देख लीजिएगा, पता नहीं चला था। तो एक तो एनडीए का ये फर्क कि आप इन कॉन्फिडेंस भी अगर किसी को जाके बोल रहे हैं तो ये मोदी जी इज नॉट द पर्सन। दूसरा, मैं इसलिए इस दूसरी बात को कह रहा हूं कि अभी टीएमसी के सांसद कल आए और अपना हक मांगने आए। उनका कहना यह है कि भाई उनका जीएसटी और बाकी जो ड्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट काटता है उसको वो ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, वो स्टेट कैसे चलाए। उसके लिए वो मंत्री जी से बात करने आए। आपकी मंत्री जी ऑन रिकॉर्ड कहती हैं कि मैंने उनका 2.5 घंटे तक वेट किया, 6 बजे का समय था, 8:30 तक मैं बैठी रही, वो नहीं आए तो मैं घर चली जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके सामने सबने, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे टीएमसी के सांसदों को किस तरह से उठा के, महुआ मैत्रा को किस तरह से उठा के और वहां से ले जाया गया घटनास्थल से। और सबने ये भी देखा कि फिर महुआ मैत्रा ने कहा है, और उन्होंने साफ साफ कहा है साध्वी निरंजन ज्योति पे जो मंत्री जी हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। हम लोग 3 बजे आ गए थे, 6 बजे तक हम आपके गेट पे बैठे रहे, उसके बाद पुलिस ले गई, आप नहीं की। और आप सामने के रास्ते से नहीं गई, आप धीरे से पीछे वाले रास्ते से निकल के चली गई थी। तो एक ऐसा, अब उसमें मुझे साध्वी निरंजन जी से कोई शिकायत नहीं है। जिनका मुखिया अगर इस तरह की बातें करता हो तो उसमें मंत्री इस तरह की बात करे तो उसमें क्या होना चाहिए। अब मैं तीसरा एक चरित्र एनडीए में, जो करंट एनडीए है, जिसके सो कॉल्ड कर्ता धर्ता हमारे मोदी साहब हैं, उनके कुछ हाल के दिनों के कुछ चरित्र बता दूं। आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो गठबंधन क्या करता है, भाई आप लोगों की आपस की लड़ाई को दूर करे, सबको एक साथ बिठाए, सब लोग भाई आओ, कोई आपस का झगड़ा हो। मैं एक एक करके बता रहा हूं कि इस गठबंधन, इस एनडीए क्या करता है। बीजेपी का चरित्र, रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है, उनके लड़के और उनके चाचा के बीच में झगड़ा लगाने का काम किसने किया, ये पूछ लीजिए। आज उनके, मतलब रामविलास पासवान के भाई और उनके पुत्र में बोलचाल नहीं है। दोनों लोग एक दूसरे को विरोधी नहीं, एक दूसरे के दुश्मन की तरह हैं। दोनों अलग अलग पार्टी बना लिए। घर तोड़ने का काम किसने किया और किसकी शह पे रामविलास पासवान का घर टूटा? अपना दल। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अनुप्रिया पटेल और उनकी माता जी कृष्णा पटेल 2 अलग दलों में हैं, एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। किसने घर तोड़ा, किसकी शह पे घर टूटा? आप एनडीए चला रहे हैं ना। कृष्णा पटेल और उनकी मां और बेटी के बीच में झगड़ा कराने वाला कौन सा दल है? अब आ जाइए तीसरा, अजीत पवार। अजीत पवार शरद पवार को ना केवल पिता तुल्य से बढ़ के गुरु की जैसी दर्जा देते थे।
35-35 साल पुराने जिसने राजनीति की, मैं घरेलू बात नहीं कर रहा हूं, झगड़ा लगवाया किसने उस घर में, चाचा भतीजों को एक जगह न रहने का काम किसने किया, उस पार्टी का नाम बीजेपी है, और किसकी अगुवाई में किया वो बताने की जरूरत नहीं। तो आप तो ये कर रहे हैं, मैं एक और नाम बता दूं, मतलब इस तरह के एक नहीं अनेकों उदाहरण है घर में झगड़ा लगाने में। जितने सिद्धहस्त और जितने आप पारंगत हैं, आपकी पार्टी और आप लोग, उसका कोई तो, और केवल यहीं पे नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर लूं, बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ी। केरल में एके एंटनी, इनके 40-45 साल पुराने नेता, कांग्रेस के में ये रहने वाले, पूरा जीवन लगा दिया, उनके लड़के अनिल एंटनी को तोड़ के ले आके कांग्रेस में रखना, और अरे माफ कीजिएगा बीजेपी में ले आना, और उसको नेशनल प्रवक्ता वक्ता क्या क्या बना के घर में जो आग लगाने का काम होता नहीं है, उसमें सिद्ध हस्त है बीजेपी और एनडीए, और मार्गदर्शन किसका मिलता है ये सामने दिख ही रहा है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इधर एक चीज, मैं सिर्फ एक उदाहरण कई हो सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे दूं जो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस पे हम लोग सुबह से शाम तक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी। कम से कम इंडिया के आने के बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी और उनके चाचा के बीच में जो झगड़ा होता है वो समाप्त है। इसमें इस समय उतना एक दूसरे के प्रति खींचतान नहीं है, और शिवपाल यादव जी ने जिस तरह से आजमगढ़ में जाके इस मामले को, मतलब जो अभी चुनाव हुआ था उसमें जो उन्होंने रोल किया, वो एक मामला बहुत ठीक था। मैं इसके बाद की बातें इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि एक तरफ तो मोदी जी धुआंधार ये प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी को फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला अच्छा, दूसरी तरफ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडिया के बीच में आपस में झगड़ा हो जाए, वो झगड़ा हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद अब लोग आपको, जब आप कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, आप जब राजस्थान में जाके कहते हैं कि जो अशोक गहलोत दे रहे हैं उसको हम लोग कायम रखेंगे, हम लोग उन लाभकारी योजनाओं को खत्म नहीं करेंगे, और ये मोदी की गारंटी है, तो अब लोग मोदी की गारंटी को खरीदने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये गारंटी ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो तमाम गारंटी दी थी। आपने 15 लाख की गारंटी दी थी, आपने नोटबंदी के समय गारंटी दी थी, आपने मालूम नहीं कौन कौन सी गारंटी दी थी। गारंटी पे तो आप खरे उतरते नहीं है। तो मोटी बात यह है कि आज एनडीए और इंडिया का जो बेसिक फर्क है, और जिसकी वजह से लोगों का विश्वास धीरे धीरे विपक्षी गठबंधन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, वो कोई भी पार्टी हो, मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं, उसका एक बड़ा कारण मोदी जी आपकी इस तरह की बातें, और विपक्षियों को जिस तरह से आप डिमीन करते हैं, जिस तरह से आप लोगों का मौखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो हो सकता है कि आपके कुछ जो आपके वोटर्स हो उनको बड़ा आनंद देता हो, लेकिन बाय एंड लार्ज जो देश का, हमारे देश के लोग हैं, वो बाय एंड लार्ज सभ्य हैं, वो बाय एंड लार्ज सुसंस्कृत हैं, बाय एंड लार्ज भाषा की मर्यादा रखते हैं। उनको इस तरह की भाषा की अमर्यादा, दूसरे के प्रति खराब टिप्पणी करना बहुत रास नहीं आता है, लेकिन आपकी वो स्टाइल है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते आप इसमें ये जो अमर्यादा है, इस मर्यादा की सीमा तो पार हो ही गई है, उस अमर्यादा की सीमा कितनी और पार होगी, कितनी नए रिकॉर्ड बनेंगे, इसमें अभी और नए रिकॉर्ड बनने की संभावना नहीं है। मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि अमर्यादा के नए नए रिकॉर्ड बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।